हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित कुमार एंड यू आर वाचिंग बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था जो कि इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट बासित थे, उनकी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसे कैंडिडेट को लेके आऊँगा जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और इन्होंने एक ऐसी गलती कर रखी थी जो आप मत कीजिएगा, नहीं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अभी मैं इस सस्पेंस को इसी वीडियो में ही बनाए रखूँगा। आगे जाकर इस सस्पेंस को हम खोलेंगे कि इन्होंने क्या क्या गलती की हुई थी। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। जो हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हैं इनका नाम है मोहम्मद सैफ आलम। तो अभी इनका जो इंट्रोडक्शन है वो मोहम्मद सैफ आलम खुद अपने आप से देंगे। तो बताइए सैफ आलम अपने बारे में। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुमित सर आपके शुक्रगुजार हूँ। और आपने मुझे इस चैनल में इनवाइट करा। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी मैंने गलतियां की जिससे मैं रिजेक्ट होने ही वाला था, पर बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली जो सीन था वो मैं अभी इस वीडियो में आने वाले टाइम में मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल। कि क्या गलतियां मैंने की थी और मेरा किस वजह से रिजेक्शन होने वाला था। तो सो दैट कि आप उससे एक लेसन ले पाओ और अपने आप इंटरव्यू में अच्छे कर पाओ। बिल्कुल तो तो मैं इसलिए भी मतलब इस चैनल पे आया हूँ क्योंकि जो भी जितने भी कैंडिडेट है अभी आज से लेकर 19 तक, तो उनको ये एक लेसन मिले ताकि वो मतलब आगे ये गलती नहीं करे। क्योंकि ये जो इंटरव्यू होने वाली है वो कंप्लीटली मेरे स्टोरी पे बेस्ड है। वो जो मेरे साथ हुआ वो हुआ है। बिल्कुल। और मैं मतलब लोग क्या करते हैं ना कि ये इंटरव्यू देख करके उस इंटरव्यू को अपने सिचुएशन में वो ये कर रिलेट कर लेते हैं, लेते रिलेट हैं। कर लेते हैं, लाइक के रिलेट कर लेते हैं कि मैं ही हूँ वो। जैसे मैं हूँ तो आप सोच रहे होगे कि मैं सैफ जैसा ही हूँ, सैफ जाएगा इंटरव्यू में, सैफ ने ये किया था मैं भी वो करूंगा। या फिर प्रीतम, इससे पहले प्रीतम की भी इंटरव्यू देखी थी मैंने, बिल्कुल। विच इज गुड। हाँ। वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था और जितने भी इंटरव्यूअर थे फिर उन लोगों का भी इंटरव्यू अच्छा था। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा था ना कि उनके इंटरव्यू को अपने इंटरव्यू से रिलेट कर रहा था। बिल्कुल लेकिन मैं कंप्लीटली एक अलग इंडिविजुअल हूँ, मैं सबसे यूनिक हूँ और मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे इंटरव्यू के बेसिस पे हुआ था। हमारे एचआर में भी हो सकते अलग थे या फिर उन दिनों के एचआर अलग होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि सबसे बड़ी जो गलती सैफ ने की थी वो क्या की थी। अच्छा, उन गलतियों के बारे में जो हम बात करेंगे वो थोड़ा बात करेंगे। जैसे कि हमने अदर कैंडिडेट्स से उनके बारे में बात किया था कि उनको एक स्क्रीन मिली थी, माइक मिला था, लेकिन अभी हम सैफ की बात करते हैं तो उनके केस में ये डिफरेंट थोड़ा था। तो अभी सैफ ही हमको बताएंगे अपने आप से कि उनके साथ कुछ क्या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हुए थे। तो बताइए सैफ। यस ऑफ कोर्स, जितने भी कैंडिडेट का इंटरव्यू आया था और आपने जो हमें गाइड करा था कि आपकी इंटरव्यू ऐसे हो सकती है, जो भी आपने सिचुएशन बताया था, मेरा इंटरव्यू उससे काफी अलग था बेसिकली। और मैं जब इंटरव्यू पैनल में एंटर किया था तो वहां का सेटअप ही अलग था। मतलब आई वाज शॉक्ड कि मतलब ब्लैकआउट टाइप की ये क्या है। ये क्या है। मतलब सिचुएशन ये था कि वहां पे एक टेक्नीशियन बैठे हुए थे जो लैपटॉप ऑपरेट कर रहे थे। लैपटॉप के थ्रू जूम कॉल हो रहा था और जो उन्होंने मुझको बात करने के लिए जो माइक प्रोवाइड किया था वो माइक नहीं था, बेसिकली वो था वायर्ड एयरफोन, जिसके ओके। वजह से थोड़ी मतलब मुझको अनकंफर्टेबल फील हो रही थी सिचुएशन। तो बी रेडी फॉर दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि जरूरी नहीं कि आपको एकदम मतलब सेमिनार टाइप हॉल मिले और आपके सामने एकदम मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी वाली वो पैनल हो एलसीडी और आपके सामने एआई बेस्ड माइक हो। तो आपको ये सिचुएशन भी आ सकती, फेस करनी पड़ सकती है। तो आप इसके लिए रेडी रहें क्योंकि सब अलग अलग सेंटर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। बिल्कुल। और कई कई सेंटर होते हैं जो छोटे होते हैं। जैसे मैं बेसिकली मेरा जो ये पैनल था, मतलब जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, वो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट था। ये पूर्णिया में है, बिहार में। और ये छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनकी बॉटलिंग कैपेसिटी पर डे की 48,000 सिलेंडर थी। लेकिन फिर भी यहाँ के वो जो कुछ टेक्नीशियन वगैरह थे तो उनका था कि वो बोल रहे थे लैपटॉप में ही करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन आया मेरे साथ कि मैं लैपटॉप में ही किया। तो एक ये चीज थी जो मैं मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड गई थी। तो ये एक फैक्टर था जहाँ पे मैं सोच रहा था कि ये तो अलग ही है। जो मेरा इंटरव्यू हो रहा है, सुमित सर ने जो बताया वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए जब बैठा था और जो जिस टाइप के वो क्वेश्चन कर रहे थे
तो मुझको लगा कि नहीं, मुझको उस टाइम रियलाइज हो चुका था तब तक कि मैंने गलत कर दिया है अपने आप को तैयार करने में, क्योंकि मुझको सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए, ना कि पहले से बना बनाया सिचुएशन रखना चाहिए। जरूरी ही नहीं कि आपसे वो प्रोजेक्ट के ही क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं कि वो आपके कॉलेज के ही क्वेश्चन पूछे। कॉलेज के और प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अलावे आपको आपके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी आपने सुना कि सैप ने कितने अच्छे तरीके से अपना जो बताया कि उनका जो सेटअप था वो पूरी तरीके से डिफरेंट था। जैसे कि अभी हमने कुछ कैंडिडेट से बात की है, उन सभी कैंडिडेट्स का बिल्कुल सेम तरीके का सेटअप था, लेकिन जो अभी हमने सैप से बात की इनका सेटअप ही कुछ डिफरेंट था, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस हुई होगी। हाँ, मैं मान सकता हूँ यहाँ पे वहाँ पे डिफ़िकल्टीज महसूस हुई होगी सैप को, ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि अभी हम सैप से बात करेंगे कि जैसे ही उन्होंने अपना जो इंटरव्यू था वो लैपटॉप पे देना अपना चालू किया और हेडफोन की सहायता से देना चालू किया, तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन उनसे क्या पूछा गया था? और तो मैं जब पैनल में एंटर किया, जब हेडफोन दे दिया गया था मुझको बात करने के लिए, तो एक सर इनलार्ज होके आ रहे थे, तो मैंने उन्हें ग्रीट करा। मैंने बेसिकली सारे को ग्रीट करा, वहां पे एक लेडी पैनल मेंबर भी थी, तो मैंने गुड मॉर्निंग सर ही कहा, क्योंकि हाँ, तो ये एक प्रोटोकॉल होती है कि जब भी एक इंटरव्यू का एक ये होता है रूल की अगर लेडी पैनल मेंबर भी हो तो उन्हें भी सर ही बुलाया जाए, क्योंकि वो ऑफिसर होते हैं वहां पे। सर का कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मुझको लगा कि मेरी ऑडियो नहीं पहुंची, तो मैंने उनसे फिर फर्दर पूछा कि एम आई ऑडिबल सर। मैंने खुद को काम रखने की कोशिश करा, और फिर जब मैं उनसे दोबारा पूछा तो फिर कोई फर्दर रिप्लाई नहीं आया, तो मुझको लग गया कि उनके कुछ अदर साइड से कोई प्रॉब्लम है। तो तभी उन्होंने स्विच कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तो सैफ आप बीटेक कर रखे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो ये 4 साल में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या आपने एक्सप्लोर किया है अपने टोटल कोर्स के दौरान, वो आप एक्सप्लेन करो। अच्छा। तो इस टाइम मैंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया था, और मैं चाहता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन से लेकर जो भी मेरे आंसर्स थे और जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन के साथ मैं अपने आंसर्स भी दूं, ताकि आप इससे सीख पाओ, रिलेट ना करके सीख पाओ कि मुझको किस तरीके से आंसर करना है, ना कि रिलेट करना है कि मुझको यही एकदम डिट्टो ही बोलना है, एज इट इज नहीं बोलना है। मतलब ऐसा है कि आप मतलब खुद से सोचो, आपकी खुद की मतलब थिंकिंग एबिलिटी है, आप खुद से प्रोसेस करें और फिर आप अपने बेसिस पे तैयार करें। तो मैंने स्टार्ट करा कि हेलो मैम, माय नेम इज मोहम्मद सैफ आलम एंड आई हैव born and brought up from Purnia, Bihar. And recently I have done my Bachelor of Technology from Milia Institute of Technology, Purnia, Bihar. And I have done my intermediate examination from Purnia, Bihar, which is in Purnia College, Purnia, Bihar School Examination Board. And I have done my 10th matriculation examination from Makali High School, Purnia. This is also in Bihar School Examination Board. comes under बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। एंड देन मैंने उन्हें अपने बारे में, अपने एक्सप्लोरेशन के बारे में हाईलाइट करा। तो मैंने उनसे ये कहा कि I have done my 1 month industrial training program from National Thermal Power Corporation Limited, which is India's largest integrated energy company and generated electricity and comes under ग्लोबल 500 फॉर्च्यून कंपनी। तो मैंने स्टार्टिंग से बस ये करा कि कंपनी के बारे में पूरी डिटेल दे दी मैंने, ताकि वो अपनी कंपनी के बारे में भी पूछे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता था। मैंने ये ऐसे एक्सप्लेन करा। देन मैंने प्रोजेक्ट को भी हाईलाइट करा कि माय प्रोजेक्ट वाज 2D मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फ्लो थ्रू पाइप, और उसमें मैंने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी ब्रीफली उनको वो बताया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या था। तो एंड देन मैंने अपनी स्ट्रेंथ बताई एंड वीकनेस बताया। स्ट्रेंथ बताया मैंने कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और क्विक लर्नर हूँ, और यहाँ तक मेरी इंटरव्यू अच्छी जा रही थी। फिर मैंने वीकनेस के बारे में बताया कि आई गेट इमोशनल एंड आई कांट से नो टू एनीवन, जो कि मेरी एक वीकनेस रही है, मैं हमेशा से नोटिस करता हूँ इस चीजों को। तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया ये क्वेश्चन कि फिर उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन किया कि अच्छा सैफ, आप बोल रहे हो कि आप किसी को मना नहीं कर पाते हो, ये आपकी वीकनेस है, ये कैसे है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि उनको ये इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने बोला डेफिनेटली मैम, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। बेसिकली जब मैं अपने कॉलेज में अपनी प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा था, तो हमारे बैच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इन टोटल 40 स्टूडेंट थे। तो सभी को ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया गया था। हमारे ग्रुप में टोटल 4 मेंबर्स थे जिनको ये प्रोजेक्ट मिला था, और जितने भी टेक्निकल काम थे लाइक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जो कि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सिमुलेशन था, और मैंने इसे एनसिस में परफॉर्म किया था, एनसिस बेंच R1 2020। तो इस सॉफ्टवेयर में मैंने परफॉर्म किया था। साथ ही साथ जो अदर मेंबर्स थे उनकी अलग से दूसरी प्रोजेक्ट चल रही थी, जिनमें से एक ग्रुप की चल रही थी फ्यूजन 360 की। तो उनको टेक्निकल इश्यू आए, तो उन्होंने दे आर लुकिंग फॉर माय हेल्प, और उन्होंने मुझसे पूछा अपने हेल्प के लिए। तो मैं ये उन्हें बताया जा रहा था। और इंटरव्यू मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ और ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे करके आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी है। बेसिकली वो लोग चेक कर रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, बिल्कुल, डेफिनेटली। और वो आप किस तरीके से अपने जो इमोशन से या फीलिंग से उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं मना नहीं कर पाया, मैंने उनकी हेल्प की और इंस्टॉलेशन, सेल्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में उनकी मदद की। तो इस प्रकार से मतलब मेरी भी टेक्निकल इंटरपर्सनल स्किल में इनहेंसमेंट हुआ और उनकी भी हेल्प हो गई। तो फिर उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन करा कि ये तो फिर आपकी स्ट्रेंथ हो गई, फिर आप इसे वीकनेस कैसे काउंट करते हो? तो मैंने मैम को बोला एकदम काम होकर कि मैम डेफिनेटली ये मेरी वीकनेस है, क्योंकि जब मैं अपनी प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहा था तो मैं उसमें प्रोजेक्ट लीडर था, और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मेरी एक अलग से रोल थी जिसे मुझे बखूबी प्ले करना था। तो मैं अपने इंस्टेड ऑफ अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देने के मैंने उनकी हेल्प करी, जो कि मुझको लगता है कि वो अगर टाइम मैं अपने प्रोजेक्ट में इनहेंस करता तो मेरी जो प्रोजेक्ट है और ज्यादा बेहतर होती, और आई गेस कि वो अवार्डेड भी होती, क्योंकि आफ्टर ऑल सारे जो परफॉर्म कर रहे थे प्रोजेक्ट उनको अवार्ड भी किया जाता हमारे कॉलेज में। हालांकि हमें है ये बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हमें मिला भी, और हम लोग काफी खुश थे। तो मैम को इस तरीके से मैंने समझाया। तो मैम ने फर्दर स्विच करा एक दूसरे एचआर की तरफ। ओके, तो जब आपको दूसरे एचआर की ओर स्विच कर दिया गया तो फिर दूसरे एचआर ने आपसे कौन कौन से क्वेश्चन किए थे? तो जब मैंने दूसरे एचआर के पास दूसरे एचआर आए हमारे स्क्रीन में इनलार्ज होकर, तो उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि अच्छा सैफ, आपने जब आप स्टडी कर रहे थे तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही क्यों चूज करा, और इसके पीछे आपकी क्या ये इंटरेस्ट थी, और ये यहाँ आने के बाद आपने क्या क्या चीजें सीखा? तो बेसिकली मैंने उन्हें आंसर देना स्टार्ट करा। मैं काम होकर के क्वेश्चन सुन रहा था, एंड देन मैंने आंसर करना स्टार्ट किया। मैंने उनसे कहा कि मैं फिर से एक बार कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरी एक इंडिविजुअल इंटरव्यू है, तो इससे आपको सीख लेना कि किस तरीके से काम होके आंसर करना है, ना कि आपको इस टाइप का ही आंसर देना है। आपके प्रोजेक्ट में भी कुछ और हो सकते हैं, और मे बी आपकी सिचुएशन कुछ और हो सकती है, या फिर क्वेश्चन भी आपके कुछ और आ सकते हैं। तो आपको बस मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, या फिर मैं जिस तरीके से काम होकर बात कर रहा हूँ, आपको बस वो सीखना है। तो फिर मैंने सर को बताया कि डेफिनेटली सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी शुरू से ही दिलचस्पी रही है इस ब्रांच में, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड है रिसर्च के लिए, फर्दर स्टडी के लिए। इसके अंदर थर्मल सेक्शन भी आते हैं, डिजाइनिंग सेक्शन भी आते हैं, प्रोडक्शन आते हैं, इंडस्ट्रियल जो भी होते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि मुझको मोटिवेट करता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करने को। और मेरी पर्सनल जो फेवरेट थी, ये मेरी प्रोजेक्ट थर्मल, जो कि मेरा प्रोजेक्ट भी उसी के बेसिस पे था। मैंने थर्मल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने ये चूज करा था। देन फिर एक फर्दर एचआर ने वो लिया, और फिर वो उनका स्क्रीन इनलार्ज हुआ, और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा कि सैफ, आपकी इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है, तो आप एक बात बताओ, हमारी जो प्लांट है वो उसमें मैकेनिकल इंजीनियर का क्या रोल है? तो मैं थोड़ा मुस्कुराया और मैंने आंसर किया, डेफिनेटली सर, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनमें बहुत सारी मशीनरीज होती हैं,
जो कि हैंडल एक मैकेनिकल इंजीनियर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज मैकेनिकल इंजीनियर के पास होती है। बिल्कुल। और जो भी उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स होती है या फिर जो भी अदर कंपोनेंट होते हैं, तो वो डेफिनेटली अदर ब्रांच की हो सकती है। पर उनका जो मैकेनिकल पार्ट है उसमें मैकेनिकल ही बंदे चाहिए होते हैं। लेट्स सपोज कि मेरा प्रोजेक्ट था सिमुलेशन ऑफ फ्लो थ्रू पाइप की, तो उनमें मैंने एक पाइप डिजाइन किया था कैड में, एंड देन मैंने ज्योमेट्री सेट किया था, देन मैश वगैरह करके जो भी मैंने प्रोसेस था मेरी, मैंने उन्हें समझाया कि मैंने ये फर्दर प्रोसेस करके उनमें पाइप फ्लो कराई थी। पाइप फ्लो कराने के टाइम जो फ्लूइड था उनकी भी वो करनी थी, डिटेल डालनी थी कि पाइप ये जो फ्लूइड है ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है, उनकी डेंसिटी जितनी होती है। मैंने वाटर फ्लो कराया था, देन मैंने पेट्रोल फ्लो कराया था। तो ये सारी अलग अलग फ्लूइड डाल के अलग अलग वैल्यूज में डाल के मैंने फ्लो ये करा था, स्टडी करा था, और रीडिंग्स लेके रिपोर्ट तैयार करके मैंने यूनिवर्सिटी में सबमिट किया था। तो मैंने सारी चीजें उन्हें बताया और बोला कि लेट्स सपोज कि अगर 2 स्टेशन है एचपीसीएल के, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन फ्लूइड फ्लो कराना है पाइप के थ्रू, तो उनमें जब फ्लूइड फ्लो हो रही होगी तो फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, या फिर उनमें लॉसेस किस टाइप के हो रहे हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस या फिर विस्कस जो भी फ्रिक्शनल लॉसेस लेमिनार के थ्रू होते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप मैकेनिकल डार्सी बीच में क्वेश्चन पे जब हम फ्रिक्शन का करते हैं, तो ये मैकेनिकल वाले ही समझ पा रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अभी आप इसको केवल ध्यानपूर्वक केवल सुनिए कि आंसर उन्होंने क्या दिया था। ओके, तो मैंने कहा कि फिर हेड लॉसेस वगैरह होती हैं इनमें, और नो स्लिप कंडीशन भी आती है जो पाइप और फ्लूइड के बीच के जो ये होते हैं इंटरफेस होते हैं, उनमें नो स्लिप कंडीशन भी आती है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियर ही समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इतने इन डिटेल में स्टडी करी होती है। तो और वहाँ पे एक इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत होती है। तो फिर फर्दर उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन किया, वो चाह रहे थे कि मैं किसी तरीके से पैनिक करूं। तो उन्होंने फर्दर क्वेश्चन किया कि अच्छा लेट्स सपोज कि आप बॉटलिंग प्लांट में हो, यहाँ पे आपको आपके डिपार्टमेंट में ना दे करके आपको मैं दे दूं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो आप क्या करोगे? अच्छा। तो ये एक क्वेश्चन आया था, तो जो कि मुझको वाकई अच्छा लगा। फिर मैंने इसकी इंटरेस्टिंग वे में मोड़कर मैंने इसका आंसर दिया। मैंने बोला डेफिनेटली सर, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग नहीं करता, तो मुझको काफी सारे चैलेंजेस आएंगे और डिफिकल्टीज होंगी, पर फिर भी मैं ये ज्वाइन करना चाहूंगा क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ। ये वाली चीज जो है मैंने आपके वीडियो से सीखा था और आपने बताया था, तो उससे एक लेसन लिया था मैंने। रिलेट तो करा ही था खुद को, लेकिन लेसन भी लिया। तो मैंने बोला डेफिनेटली ये जो है मैं एक फ्रेशर हूँ, तो यहाँ वर्क करके मुझको जो इंडस्ट्रियल वो जो एक ओवरव्यू मिलेगा, और जो मेरे पर्सनालिटी में मैंने एक प्रोफेशनल, अब तक एज सच मैं प्रोफेशनल कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बस स्टूडेंट ही रहा हूँ। तो अगर यहाँ ज्वाइन करता हूँ तो मुझको प्रोफेशनली बिहेव करने आएगा, ऑफिशियल कैसे बिहेव करते हैं फॉर्मली, एंड और मैं ये परफॉर्म करना चाहता हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, इनकी मतलब ये लेना चाहता हूँ एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली मैं ये जॉब करूंगा, और जब चैलेंजेस आएंगे मेरे पास और कभी मुझको लगेगा कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा, और मैं फिर भी कोशिश करूंगा उसे करने की, और अगर फिर फर्दर फिर भी नहीं हो पाएगा तो मैं जिनके अंडर काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो मैं फर्दर उनसे कांटेक्ट करूंगा, उन्हें इन्फॉर्म करूंगा, और जब वो उनके गाइडेंस के अंदर फिर वो मैं टास्क को कंप्लीट करूंगा। तो अब यहाँ से आती है टर्निंग पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो ही गया था, और मैं मतलब खुद की वो होती है समझ, सोच, ये सारी मैंने लूज कर दिया था, होप लूज कर दिया था, और मैं अचानक से ब्लैक आउट हो गया था। मतलब क्या आंसर करना है, क्या बोलना है, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने एज यूजुअल सर के जितने भी वो देखे इंटरव्यूज और जितने भी एपिसोड आए इनके, तो उनमें जो भी कैंडिडेट थे वो बोल रहे थे कि बेसिक क्वेश्चन आ रहा था, और वो प्रोजेक्ट से आ रहा था, प्रोजेक्ट के रिलेटेड एप्लीकेशन क्या थे वो आ रहा था, ट्रेनिंग से आ रहा था, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। पर मेरे केस में मैं लकी हूँ कि मतलब वो कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड, तो उस टाइप से मतलब वो हुआ, सीन क्रिएट हुआ कि मुझको जो पहले तो एक्सपेक्टेशन बियॉन्ड हो गई थी, वो कॉन्फ्रेंस वाली बात, एंड देन अब ये एक और आ गई एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड कि मुझसे मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने लगे। तो मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने लगे,
उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप अच्छा ये बताओ कि आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी है। ओके। तो मैंने बताया मैकेनिक्स, हम्म। और फिर उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है मैं एक्सपेक्ट करके गया था कुछ और, क्योंकि फर्दर जो प्रीवियस वीडियोस थे उन्हें मैंने अपने वीडियो से, अपने इंटरव्यू से रिलेट करा था। तो मुझको लगा था प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से ही आएंगे। तो बस मैं थोड़ा नर्वस हो गया उस टाइम कि अबे अब तो ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, अब कैसे क्या ही आंसर करूं, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है ना वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। बिल्कुल सही तो कहा। मैं मुझे ये पता था, तो बस मैं नर्वस हो गया थोड़ा। और फिर वो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा उन्होंने। और वो क्वेश्चन अब वो कैसे कहते हैं थे? ना कि हाँ, वो कहते हैं ना कि वो जब चीजें ब्लैकआउट होती है और आप एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आपके साथ सिचुएशन वो क्रिटिकल होती है, तो वो आप मतलब नॉर्मल सी भी चीजें होती है, एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको बहुत टफ लगती है और आप डील नहीं कर पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन, हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन इतनी ज्यादा टफ नहीं थी। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ना वो रेडी करके जाना चाहिए, जस्ट बी प्रिपेयर, क्योंकि अब तक जो एज सच इंटरव्यू हुए हैं उसमें काफी अच्छे और काफी ज्यादा वो डिजर्विंग कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं। बिल्कुल। तो मुझसे काफी ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन भी आने लग गए मेरे सब्जेक्ट से, जो कि उन्होंने पूछा ही था कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है। तो मैंने बताया मैकेनिक्स। तो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे हम लोग वो करते हैं, पता लगाते हैं। तो एकदम बेसिक है, क्योंकि मैं गेट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, गेट के लिए भी। और जितने भी कैंडिडेट है मैकेनिकल के, जब वो सॉन्ग पढ़ते हैं तो उसका पहला ही चैप्टर ये होता है, जिसके अंदर हम लोगों को स्ट्रेस और स्ट्रेन वगैरह पढ़नी होती है। हाँ, उन्होंने जस्ट मेरे से पूछा कि यूटीएम के बारे में पूछा। एज सच मुझको अब ब्लैकआउट चीजें जब होती है ना, मैं जो उस टाइम ही वो जो सोच रहा था कि अब मेरे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, मैं पैनिक कर गया था उस टाइम में। उसके बाद मैं ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आई तो वहां पे मुझको पॉज लेनी चाहिए थी, थोड़ा सोचना चाहिए था, देन आंसर करना चाहिए था। पर मैंने आंसर स्टार्ट कर दिया, तो मैं बोलने लग गया और मुझको एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। तो वो होता है ना, कभी कभी वो हो जाता है कि आपको ये याद है, प्रोसेस पता है आपको, बस वो नाम याद नहीं आ रहा। फिर भी मैंने थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करा। मैंने बोला कि सर मुझको प्रोसेस पता है, मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। तो मैंने प्रोसीजर बताया कि एक मशीन होती है टेस्टिंग, जिसमें मैं वो ऑब्जेक्ट को दोनों साइड से टेंसाइल लोड लगाकर फिर फर्दर उनमें टेस्ट परफॉर्म की जाती है। और जब वो ब्रेक करती है या फिर वहां से उसका स्ट्रेंथ हो जाता है, तब वो रीडिंग्स को हम एनालिसिस करते हैं। तो फिर अचानक से मुझको यूटीएम के बारे में याद आया, तो वो मैंने बताया एक्चुअली। पर वो तब दूसरे क्वेश्चन में तब तक जा चुके थे। उन्होंने फिर सेकेंड क्वेश्चन टेक्निकल से फिर डाला। उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, ये यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? अच्छा, अब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मैं अभी जो सब्सक्राइबर है उनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक, यानी कि ये क्वेश्चन पहला देने तक जो सैफ है पूरी तरीके से पैनिक कर चुके हैं यहाँ पर। अभी ये ब्लैकआउट में है, अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हम इस पे बात करेंगे कि पैनिक नहीं होना है, अभी हम बात करेंगे। पहले हम सैफ से बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अच्छा यंग्स मॉड्यूलस के बारे में बताओ, ये यंग्स मॉड्यूलस क्या है? तो मैंने उनके बारे में थोड़ा बताया कि ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो फिर फर्दर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये होता क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो मुझको याद आ रहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसकी ये जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है वो उसे हम ई से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सबको पता है। तो ये जो चीज है, और वो वही जो ई है उसे ही हम यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और इसका एक जो डेफिनेशन सिंपल सा ये होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। जहां तक हमारा वो जो भी मटेरियल है उसके इलास्टिक लिमिट के। ओके, तो ये मुझको पता था, क्योंकि जैसा सर ने कहा कि मैं ब्लैकआउट था, मुझको मेरी समझ बूझ एकदम चली गई थी। मेरा यही जानना चाह रहा था कि मैं पैनिक सिचुएशन में क्या डील कैसे करता हूँ। तो उन्हें ये समझ में आ गया। तो मैंने स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन की जगह पे मैंने गलती से ये बोल दिया कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो उन्होंने बोला कि ये शियर स्ट्रेस कहाँ से आ गया? हालांकि मैंने उन्हें बताया था कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट मैकेनिक्स है, पर उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया सॉम से।
क्योंकि मैंने बताया था कि डिजाइनिंग में भी मुझको इंटरेस्ट है। तो बिल्कुल। ये क्वेश्चन थी एंड देन 2 टेक्निकल क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। बिल्कुल, और वो भी पैनिक के चक्कर में एग्जैक्ट, हाँ, यहाँ पे। पैनिक पैनिक के चक्कर में जो मैं पैनिक हुआ। बिल्कुल। तो फिर जो ये फर्दर तीसरी क्वेश्चन आई, तीसरी क्वेश्चन उन्होंने थोड़े लाउडली और थोड़े वो मतलब गुस्से में लाउड थोड़ा सा। होकर नहीं, लाउड होकर, गुस्से तो नहीं कहेंगे, अच्छा, लाउड लाउड होकर, होकर ठीक है। उन्होंने पूछा। और जो कि था, उन्होंने पूछा अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी लाउड होके उन्होंने पूछा, बात बताओ कि मुझको बस बेस बताना, बेसिक बताना, एकदम बेसिक, मुझे बिल्कुल। कोई एकदम रॉकेट साइंस वाली एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझको एकदम बेसिक चाहिए कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या फर्क क्या होता है। फ़र्क अब होता ये है? कौन नहीं जानता बिल्कुल जानता है, हर सर। कोई जानता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये बेसिक और क्वेश्चन है। मैं, हाँ, और मैं वहां पे ब्लैकआउट था, मेरी समझ बूझ वो काम हाँ, करनी बिल्कुल। बंद कर गई थी। तो मैं वहां आंसर नहीं दे पा रहा था। हालांकि उसका आंसर ये होता कि जो ये पेट्रोल इंजन होती है उसमें स्पार्क प्लग लगी होती है, दैट्स स्पार्क राइट। इग्निशन होता है, SICI, है ना, बिल्कुल। कंबसन इग्निशन एंड स्पार्क इग्निशन, स्पार्क प्लग इग्निशन। तो ये होती है बेसिक बिल्कुल। डिफरेंस। एंड देन जो इनकी मैरिट एंड डिमेरिट भी बता सकते हैं कि क्योंकि ये स्पार्क प्लग से इनमें फायर किया जाता है, तो इनमें थोड़ी डीजल इंजन के अगर कंपैरिजन में ये इनका बताया जाए तो ये थोड़ी ज्यादा बर्न होती है। तो इनमें जो ओवरऑल जो उनकी जो वेस्ट होती है ना, उनमें वो थोड़ा कम इफेक्ट डालता है एनवायरनमेंट पे, बिल्कुल। कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू डीजल कंपैरिजन इंजन। इंजन, वो हाँ। डीजल इंजन से ज्यादा ये इको फ्रेंडली है। हालांकि इको फ्रेंडली तो दोनों ही नहीं है, दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस वो प्रोड्यूस करती प्रोड्यूस हैं। करते हैं। तो ये सबको पता होता, पर मैं पैनिक था तो मैं नहीं कर पाया, मैं आंसर नहीं दे पाया। अब ना मैं इतना ज्यादा पैनिक हो गया, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। बिल्कुल। अब बस मैं ये बोल रहा हूँ पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन सर, ऐसे कर रहा मैं, ऐसे, ये माइक था वो वाली वायर वाली, तो मैं ऐसे माइक लेकर के बस, अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने मुझको कहा ठीक है जाइए आप, आपका हो गया, निकलिए। तो उन्होंने ओह! ऐसे बोला, बस ऐसे बोला, ये बोला लिटरली था उन्होंने उन्होंने, बोला, भैया जाइए, निकलिए। लिटरली बोला उन्होंने, निकलिए। तो उन्होंने जैसे मुझे निकलिए कहा, मुझको बुरा लगा। मैं अंदर से सोच रहा था कि यार ये सेंटेंस निकलने के बाद मैं रिजेक्टेड हूँ और मैं ना सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो मैं वापस उनको थैंक यू बोल के, सभी को, सारे पैनल मेंबर को थैंक यू बोलकर मैं निकल गया। तो पर वो उनकी एक वो थी, स्ट्रेटजी थी कि मुझको पैनिक कराया जाए और पैनिक सिचुएशन में मैं कैसे डील करता हूँ, बिल्कुल। ये वो देखना चाह रहे थे। क्योंकि उससे पहले मेरी इंटरव्यू प्रोसेस जो भी आ रही थी, एकदम मैं एकदम काम होके आंसर कर रहा था। हालांकि मैं टेक्निकल में भी करता, डेफिनेटली करता, पर मैं ये वीडियो और ये जो भी ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन थे उसको खुद से रिलेट करा और मैंने पाया कि ये मेरे साथ कुछ अलग ही सीन हो गया। तो मैं समझने लग गया कि यार ये अलग हो गया, तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, ये कुछ और ही सिलेबस से बाहर सिलेबस है, वाली क्वेश्चन बिल्कुल। टाइप आ गई। यहाँ मैं थोड़ा बताना तो चाहूँगा कि सैफ ने जो हमारी जो वीडियोस देखी हैं अभी, जो जैसे कि मेघ ने बताया और जैसे कि हमारे प्रीतम ने बताया, तो उसको पूरी तरीके से रिलेट कर लिया कि इनसे नहीं पूछा जाएगा जो हाँ, टेक्निकल क्वेश्चन है। एक और मैंने अभिषेक सर का भी वीडियो देखा था, जो कि अब तो हमारे सीनियर हो गए ट्रेनी बिल्कुल। में। तो उनके वीडियो देखा था, तो मैंने उनको भी रिलेट किया था, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि प्रोजेक्ट से ही पूछते पूछा हैं। जाएगा। तो वो चीज, और मुझको उस टाइम तक ये रियलाइज नहीं हुआ था जब मैं बाहर आया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरी जब सिलेक्शन वाली ईमेल आई और जब मैं फर्दर उस इंटरव्यू को सोचा, तो मुझको समझ में आया। तो इस तरीके से अभी आपने देखा कि इनको एक सिचुएशन दी गई थी कि वो इनका धैर्य जो था वो परखने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम ये वर्ड कहते हैं तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं। बट जो डेफिनेटली। सैफ हैं उन्होंने किसी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया। जब उन्होंने उनको जाने के लिए कहा तो उन्होंने वो चले गए थे अपने स्थान से चलेकर। हाँ, मैंने बेसिकली थैंक यू बोला उन्हें और मैं थैंक यू बोल के चला आया। ओके। लेकिन मेरे माइंड में ये था, माइंडसेट, कि मैं तो रिजेक्ट ही रिजेक्ट हूँ। हो गए हैं। और फिर वहां से आने के बाद आपको मैंने कॉल करा, मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड था। बिल्कुल। आपने मुझे काफी ज्यादा वो दिया, सहानुभूति, आपने मुझे समझाया कि अरे नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, इससे लेसन लो, सही होता है, सीखो। बिल्कुल। जो कि हालांकि मैंने भी कहा कि सर ये मेरे लिए लेसन तो जरूर रहा है करके, वैसे बात ही कर रहा था। तो फिर मेरे को मेल आया वो मेडिकल के लिए। फिर फर्दर मैंने वो जो जिनकी इंटरव्यू कॉल लेटर में जो वो होती है ना नंबर, मैंने उन्हें मेल फॉरवर्ड किया, पूछा कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है, बिल्कुल। क्योंकि मुझको एज सच कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी कि हाँ, मेरी इंटरव्यू निकल जाएगी। बिल्कुल।
हालाँकि मेरी स्टार्टिंग वाली इंटरव्यू काफ़ी अच्छी रही, स्टार्टिंग फेज़, और जिसमें मुझको लगता है कि वो मार्क्स वगैरह ऐड हो रहे थे। कोई साइड में कॉर्नर पे थे जो सिर्फ़ सुन ही रहे थे और पेन पेपर चला रहे थे। तो मुझको बिल्कुल। लग रहा था कि वो मार्क्स काउंट कर रहे थे। तो उन्होंने ओवरऑल मुझको पास किया, और हमारे टाइम में टोटल 16 कैंडिडेट थे, जिनमें से 2 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाया और बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। ओके। जिसमें मैं थैंकफुल हूँ, लकी हूँ कि मेरी हो पाई। और हाँ, आपके वीडियो ने सर मुझको काफ़ी ज़्यादा सिखाया कि कैसे डील करते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल। पर एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें को हमें खुद से भी समझना पड़ता है, खुद से भी क्रिएट करना पड़ता है। रिलेट ना करके हमें जो है ना खुद से आंसर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल हमारी सिचुएशन है, हमारी लड़ाई है, एक तरह से समझ लीजिए हमारी बिल्कुल। लाइफ है ना? तो आपको इंटरव्यू तो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देना है, किसी के साथ रिलेशन नहीं करना। अभी आपने देखा हमारे साथ जो सैफ जुड़े हुए थे, इन्होंने क्या बेसिक गलतियाँ की हैं और जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो सकते थे, बट इनका जो शुरुआती पोर्शन था इनका, उसी ने केवल इनको बचाया है और सिलेक्शन दिलवाया है, नहीं तो ये पूरी तरह रिजेक्ट थे वहाँ से। ओके, तो एज़ सच जो भी इन्फॉर्मेशन मुझको देनी थी वो मैंने दे दिया है। हुँ, और मैं कैंडिडेट से ये चाहूँगा कि ये जो बूस्ट योरसेल्फ चैनल है, इसे ये सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो अगर उन्हें अच्छा लगा है तो वो प्लीज़ एक लाइक कर दें, बिल्कुल। क्योंकि ये है बूस्ट योरसेल्फ एचपीसीएल, वी वी इन्फॉर्म यू इन्फॉर्म यू बेटर। बेटर। तो आप सब्सक्राइब कर ले इन्हें। ये अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दे। जैसा सुमित सर हमेशा कहते हैं कि इसका जो ये एल्गोरिदम है, हुँ, वो लाइक बेसिस पे काउंट होता है, जितने ज्यादा लाइक्स व्यूज पे जितने आए वो वीडियो उतना रन करती है। हुँ, तो प्लीज सुमित सर, आई गेस हमारी सभी की सपोर्ट की नीड है इन्हें, और बिल्कुल। जो कि हमें करना भी चाहिए, क्योंकि इतनी क्वालिटी वाली कंटेंट शायद ही कोई ला रहा होगा एचपीसीएल के अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनी इंजीनियर के रिगार्डिंग, या बिल्कुल। फिर अदर अदर फर्दर कोई ट्रेनिंग इंजीनियर्स या फिर जॉब रिलेटेड वैकेंसीज वगैरह की इंफॉर्मेशन जो होती है। हुँ, हुँ, तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ वो व्यूवर्स को कि ये मेरे लाइफ की सबसे पहली इंटरव्यू थी, अगर मैं सेशनल वाइवा को हटा दूं तो। बिल्कुल। और अगर आप सैफ से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है इनका, वो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे कि मैं हर कैंडिडेट का देता हूँ। आप वहाँ पर जाकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं इनसे, और वहाँ पर जाकर इनसे मैसेज पे बात भी कर सकते हैं अगर आपको बात करना होगा। बाकी यस। हम हैं आपके लिए, सैफ है और बहुत से कैंडिडेट है जिनका वीडियो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये वीडियो भी जल्दी पब्लिश होगा। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सैफ। तो तब तक के लिए गुड बाय यस। एंड टेक केयर ऑफ़ योर ओके। सेल्फ। एंड अपना जो मेडिकल है, आप अपना जो मेडिकल है अपना, वो अच्छे से दीजिएगा, ताकि आपका जो मेडिकल है वो क्लियर हो जाए और आप एचपीसीएल में जाके ओके। ज्वाइन हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। और व्यूवर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि फील फ्री टू कॉल मी और मैसेज मी। हम्म, आप कभी भी फोन या मैसेज कर सकते हो, जो भी पूछना हो आपको। हालांकि सुमित सर बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करते हैं हम सभी के लिए, मेरे लिए बिल्कुल। भी। ये इन्होंने स्टार्टिंग से अंडरटेकिंग फॉर्म से लेकर इन्होंने मेरे फाइनल इंटरव्यू प्रोसेस, रिजेक्शन वाली फीलिंग्स तक इन्होंने मेरी साथ में ही हम दोनों ने एक तरीके से फेस किया है। मैंने इन्हें बताया कि ये प्रॉब्लम हो रही है। हम्म, जब मैंने अप्लाई किया था तब से अंडरटेकिंग का मेल आया था, उसमें कैसे करना है, क्या करना है, इनकी भी मुझको कोई प्रॉपर एज जिसे नॉलेज नहीं थी, एज सच कोई नॉलेज। और मेल पढ़ के मुझको समझ में आया था करना क्या था, पर कैसे करना था ये सारे मैंने सुमित सर से ही सीखा, जिसके लिए बिल्कुल। मैं थैंकफुल हूँ। तो आप देख लो, सुमित सर से कांटेक्ट कर सकते हो आप। ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि सुमित सर किसी के आंसर नहीं करते हैं, बिल्कुल। ये सभी के आंसर करते हैं, ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं सबके लिए। और हाँ, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन हो बने तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आई विल लव टू हेल्प यू, क्योंकि मैंने जो रिलेट करा है, मैंने जो गलती करी है ना, वो मैं चाहता हूँ कि कोई और ना करे, क्योंकि ऑलरेडी जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होने थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। सपोज कि 10 कैंडिडेट सेलेक्ट होने थे, 8 सेलेक्ट हो चुके हैं, अभी सीट कम है और कंपटीशन ज्यादा टफ होने वाली है। तो आप उसके लिए तैयार रहना और अपना बेस्ट 100% देना। और ये नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी मेडिकल वीडियो चाहिए तो, क्योंकि मेरी मेडिकल वीडियो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें भी मेरी थोड़ी कुछ अलग ही सीन हुई है। तो बिल्कुल। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में सुमित सर के इंस्टाग्राम लिंक से उन्हें डीएम कर सकते हो, या फिर आप कमेंट डायरेक्टली कर सकते हो। तो अगर आपको सैफ आलम का जो मेडिकल का प्रोसेस अगर जानना है, तो मैं उस पर वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा। ठीक है, इनका एक बार और ऑनलाइन कन्वर्सेशन करके, जैसे कि मैंने प्रीतम का बनाया है। अगर आपको चाहिए है तो आप कमेंट पे हमें बता सकते हैं कि हमें सैफ आलम का जो मेडिकल का है वो देखना है, क्योंकि उनमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो सैफ आलम हमें बताएंगे उसमें।
तो अभी हम सैफ आलम को Definitely. थोड़ा अलविदा बोलते हैं, क्योंकि अभी उनका सोने का टाइम हो चुका है। अभी वो कल मेडिकल के लिए जाएंगे, तो तब तक के लिए सैफ आलम, टाटा गुड नाइट, बाय, गुड नाइट एंड व्यूवर्स। और हाँ, जाते ओके समय एक सब्सक्राइब जरूर कर दे और एक लाइक डाल दे सर के लिए। ओके। तो जैसे बाय, कि गुड सैफ नाइट, आलम ने बोला है कि सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो गुड बाय। बाय।